नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका राजधानी लाइव में। रेप के मामले में फरार चल रहे ललितपुर के एसएचओ को पुलिस ने प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि मानवता को शर्मसार करते हुए सामूहिक दुष्कर्म पीड़ित से थाना प्रभारी ने बलात्कार किया था। एडीजी प्रयागराज जोन प्रेम प्रकाश ने कहा है कि पूर्व एसएचओ की तलाश में आज कौशाम्बी, प्रयागराज और बांदा में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई थी। आरोपी एसएचओ लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। सुबह वह बांदा में था और उसके बाद चित्रकूट पहुंचा। इसके बाद फिर कौशाम्बी होते हुए वह शाम को प्रयागराज पहुंचा। बयान के मुताबिक आरोपी एसएचओ के इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास से गिरफ्तारी हुई है और वह लगातार अपने मोबाइल नंबर भी बदल रहा था और अपने एक रिश्तेदार के जरिए वकील से कानूनी राय लेने के लिए आरोपी इंस्पेक्टर प्रयागराज पहुंचा था। तो ललितपुर रेप मामले में पुलिस का ये निंदनीय चेहरा सामने आया था, जिसके बाद एसएचओ को निलंबित कर दिया गया था। एफआईआर भी लिखी गई थी और उसके बाद एसएचओ फरार बताया जा रहा था। लगातार लोकेशन बदलता रहा अपना और इसके साथ ही वह मोबाइल नंबर भी बदलता रहा। हालांकि पुलिस को बड़ी सफलता मिली है कल और प्रयागराज से आरोपी एसएचओ को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। फरार एसएचओ अब पुलिस की गिरफ्त में है। तो ललितपुर मामले को लेकर के विपक्षी दल भी लगातार सक्रियता बनाए हुए हैं, लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और अखिलेश यादव भी ललितपुर पहुंचे थे, पीड़ित परिजनों से उन्होंने मुलाकात की और इसके साथ ही उन्होंने पुलिस को दोषी बताया और सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर निशाना साधा। तो ललितपुर मामले को लेकर के जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने कहा कि 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप और फिर शिकायत लेकर जब थाने में पहुंची तो थानेदार द्वारा बलात्कार की घटना दिखाती है कि बुलडोजर के सुर में कानून किस तरीके से कानून का सुर दबता हुआ नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर यह निशाना साधा है। लगातार ललितपुर घटना को लेकर के सारे विपक्षी दल एक होते नजर आए और सरकार को घेरते नजर आए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ फोन जुड़ चुके हैं सीधे। जितेंद्र, जिस तरीके से लगातार जो ये घटनाएं सामने आ रही हैं, ललितपुर का जो मामला सामने आया, उसके पहले चंदौली में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन पर तमाम सारे आरोप लगे थे, किस ओर संकेत कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये विपक्षी दलों को एक बड़ा मौका दे रहे हैं सरकार को घेरने के लिए। देखिए योगेश, बड़ा मौका तो है ये, लेकिन एक शर्मनाक घटना भी है। जिन पर हम भरोसा करते हैं, जिन खाकी पर हम भरोसा करते हैं, अब किस पर भरोसा करेंगे? ये घटना कहीं ना कहीं अपने आप में एक सरकार को अपने कटघरे में खड़ा करने का काम कर रही है। मामले की बात की जाए तो ललितपुर के मामला है और जहां पर 13 वर्षीय किशोरी के उसके रहने वाले गांव के रहने वाले 4 लड़के भोपाल ले गए, उसके साथ गैंगरेप किया और पुलिस को सौंपने के लिए और पाली थाना पहुंचे थे, जहां पर पाली थाना देने पहुंचने के बाद उन्होंने बच्ची को सुपुर्द करके फरार हो गए। और उसके बाद पुलिस जो पाली थाने की पुलिस है उसने चाइल्ड लाइन के लिए मौसी के हाथ में भेज दिया और उसके बाद जब बयान लेने के बुलाया तो गिरधारी सरोज, जो कि खाकी में कहा जा सकता है कि दरिंदा छुपा था, उसने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने की घटना के बाद वो फरार हो गया। और इस तरह की घटना वो बहुत ही निंदनीय है। एक कहा जा सकता है कि छोटी बच्ची के साथ इस तरह का दुष्कर्म करना बहुत ही शर्मनाक घटना है। और इस तरह की घटना को लेकर जहां विपक्ष उत्तर प्रदेश सरकार पर लगातार हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ भी सरकार एक्शन में है। पूरे थाने को लाइन हाजिर कर दिया गया और कल जो गिरधारी सरोज इंस्पेक्टर है, जो आरोपी है, उसने जिसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, उसको भी गिरफ्तार करने का काम किया गया। डीआईजी झांसी वहां पर आज पहुंचेंगे और लगातार हर चीज की छानबीन करेंगे। और कहीं ना कहीं लगातार इस घटना को लेकर जहां प्रियंका वाड्रा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव है, उन्होंने भी निशाना साधने का कहा है और साफ तौर पे कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के बुलडोजर की आवाज के नीचे कानून व्यवस्था ध्वस्त नजर आ रही है। तो वहीं
अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और विपक्ष में भी बैठे हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधने का कहा है, कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कानून व्यवस्था का मुद्दा लेकर, बेटियों की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम काम कर रही है और एक मुद्दा लेकर आई थी उत्तर प्रदेश में। और इस तरह की घटना जाहिर सी बात है कि आप लोगों का विश्वास जरूर उठा देगी, इन खाकी जो धारी हैं उन पर विश्वास उठाने का काम करेगी। अगर आप किस पर विश्वास किया जाए, हमारी अपनी ही पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो इस तरह की दुष्कर्म करें। बिल्कुल जितेंद्र, कल मुलाकात करने भी अखिलेश यादव पीड़ित परिवार से ललितपुर पहुंचे थे और उसके बाद सांत्वनाएं उनके परिवार के प्रति व्यक्त की थी। इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से आपने भी कहा कि आखिर खाकी के पीछे जो दरिंदा छुपा था, ऐसी घटनाएं, ऐसी वारदातें जब सामने आ रही हैं तो लोगों के मन में तमाम सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो विश्वास किस पर करें। जिनको वो रक्षक समझ रहे थे अब वही भक्षक बनते चले जा रहे हैं। लगातार जिस तरीके से घटनाएं आ रही हैं सामने प्रतिदिन, ऐसे में तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि सरकार को इस पर बहुत मंथन और चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि अगर थानों पर कड़ाई नहीं की गई, उन पर सख्ती नहीं अपनाई गई, तो ऐसे में चाहे वो केवल उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है। दरअसल अभी पिछले दिनों बिहार में जिस तरीके से थाने में एक नग्न अवस्था में एक एसएचओ की वायरल हुई थी वीडियो और उसमें महिलाओं से वो अपनी सेवा करवाता नजर आ रहा था, तो सरकारों को अब निचले स्तर पर बहुत फोकस करने की जरूरत है। देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, अब सरकार को अपने जो पुलिसकर्मी है उनको कहीं ना कहीं अब सुधार की आवश्यकता है और सरकार पर इसको एक्शन लेना चाहिए। और सरकार को जो जिन थानों के थानाध्यक्ष है उनकी पूरी डिटेल रखनी चाहिए और उनकी तमाम चीजें हैं उस पर नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे लखनऊ से संवाददाता। रुक करेंगे अब अगली खबर का। देश भर में कोयले की कमी को लेकर गहराते संकट के बीच यह मुद्दा दिल्ली के लिए भी यह एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। बिजली संकट आने पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच मेट्रो ट्रेन और अस्पतालों सहित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति में संभावित बाधा का सामना करना पड़ सकता है। और इतना ही नहीं, दिल्ली के लोगों के लिए भी यह एक बहुत बड़ी परेशानी का सबक बन सकता है। दिल्ली की ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी स्थिति का आकलन करने के लिए गुरुवार को एक आपातकालीन बैठक की और केंद्र को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वह राष्ट्रीय राजधानी को बिजली की आपूर्ति करने वाले बिजली संयंत्रों को पर्याप्त कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करें। हालांकि दिल्ली में फिलहाल ऐसी कोई स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है, लेकिन अगर भविष्य में बिजली संकट पैदा होता है तो दिल्ली वासियों को चिलचिलाती गर्मी में भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो भीषण गर्मी के बीच देश भर में बिजली का संकट गहराता नजर आ रहा है और इसी को लेकर के दिल्ली के मंत्री ने केंद्र को पत्र लिखा है। भीषण गर्मी के बीच लगातार जिस तरीके से देश भर में कोयले का संकट देखने को मिल रहा है, लगातार राज्य दर राज्यों में बिजली की कटौती हो रही है और चिलचिलाती धूप में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के बीच दिल्ली में भी कोयले का संकट नजर आ रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि दिल्ली में फिलहाल बिजली संकट अभी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो दिल्ली में भी बिजली का संकट गहरा सकता है। और खास तौर पर अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ने लगे हैं। राज्य सरकारें केंद्र पर ठीकरा फोड़ने लगी हैं और लगातार केंद्र सरकारों की तरफ से कहा जा रहा है कि पर्याप्त मात्रा में कोयला है। केंद्र सरकार के मंत्री लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में कोयला है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजधानी लाइव में हम रुख करेंगे दिल्ली का ही। दिल्ली का जिक्र कर रहे थे, जिस तरीके से कोयले का संकट देश भर में गहराता जा रहा है, राज्य दर राज्य बिजली की कटौती हो रही है। दिल्ली के क्या हालात हैं, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से राज्य दर राज्य का जिक्र करें तो लगातार बिजली का संकट गहराता जा रहा है। कोयले का संकट को लेकर के लगातार राज्य सरकारों की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि केंद्र की तरफ से पर्याप्त आपूर्ति नहीं की जा रही है। हालांकि केंद्र की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है दूसरी तरफ कि पर्याप्त मात्रा में कोयला है। अगर दिल्ली का जिक्र करें तो दिल्ली की स्थिति क्या बनी हुई है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार सभी राज्यों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दिल्ली की हर जगह पे कोयले की कमी होती नजर आ रही है, जिसकी वजह से बिजली का संकट जो है वो लगातार गहराता चला चला जा रहा है। यहाँ पर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली सरकार भी लगातार केंद्र सरकार के ऊपर यही आरोप लगाती नजर आ रही है कि दिल्ली के अंदर अगर बिजली कटौती होती है या फिर कहें कोयले की कमी होती है तो उसका कहीं ना कहीं जिम्मेवार जो है वो केंद्र सरकार है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को कोयला नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से आने वाले समय के अंदर बिजली की भारी कटौती हो सकती है। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर बिल्कुल बिजली की कटौती की जा रही है। लगातार हर इलाके के अंदर 2-2 3-3 घंटे के लिए बिजली गायब हो रही है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार बार बार यही कह रही है कि जनता के लिए कि भाई केंद्र सरकार उनको कोयला नहीं दे रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे बिजली की जो परिस्थिति है वो बिगड़ सकती है और केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं कोयला देना चाहिए, और ताकि स्थिति जो बिजली की जो स्थिति है उसको कंट्रोल किया जा सके। मगर केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा के अंदर कोयला है, मगर यहाँ पर जिस तरीके से आरोप प्रति आरोप है उससे कहीं ना कहीं जनता गुमराह होती नजर आ रही है। और जनता से हमने जब यही सवाल जानने की कोशिश करी तो जनता को भी यही लग रहा है कि केंद्र सरकार अगर जिस तरीके से कह रही है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में कोयला है और राज्य सरकारें कह रही है उनके पास नहीं है, तो इसके अंदर जो राजनीति की जा रही है वो राजनीति नहीं करनी चाहिए। दिल्ली के अंदर अभी हालात इतने बिगड़े नहीं है जो और राज्यों के अंदर बिगड़ते नजर आ रहे हैं बिजली को लेकर। मगर दिल्ली सरकार की तरफ से भी जो स्वास्थ्य मंत्री है सत्येंद्र जैन, और उन्होंने कल अस्पतालों का जायजा लिया, स्कूलों का जायजा लिया, जिस तरीके से कहीं बिजली की कटौती ना हो आने वाले समय के अंदर। और बिजली की अगर कमी होती है तो कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर, क्योंकि जो मरीज है वो सबसे ज्यादा बिजली के द्वारा ही, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई कहें या फिर कहें एसी की सप्लाई कहें या फिर और अस्पतालों के अंदर जो बिजली की दिक्कतें हैं वो भी कहीं ना कहीं गहराती सकती है। मगर इसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं प्रयास भी जारी है। दिल्ली सरकार बार बार पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार से अपील कर रही है कि दिल्ली सरकार को पर्याप्त मात्रा के अंदर कोयला पहुंचाया जाए, जिसकी वजह से आने वाले समय के अंदर बिजली का संकट ना उत्पन्न हो सके। जी बिल्कुल, लेकिन राजीव, जिस तरीके से पत्राचार का ये सिलसिला लगातार जारी है, आपने कहा कि पत्र लिखा गया है दिल्ली सरकार की तरफ से केंद्र को, तो क्या केंद्र की तरफ से अब तक इस पत्र का कोई जवाब आया फिलहाल? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ये इस तरीके के पत्र जो है वो पहले भी लिखे जा चुके हैं, अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी लिखे जा चुके हैं कि दिल्ली के अंदर कोयले की कमी हो रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बिजली कटौती की जा रही है, केंद्र सरकार उनको मुहैया कराए कोयला मुहैया कराए। मगर लगातार यही, और राज्यों की बात करें तो और राज्यों के अंदर भी यही स्थिति देखने को मिल रही है, बिजली की भारी कटौती होती नजर आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें पत्र की, जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से भी पत्र लिखा गया है कि अगर दिल्ली के अंदर बिजली कटौती होती है तो कहीं ना कहीं जो मरीज है या फिर अस्पताल है या फिर कहें बच्चे हैं या फिर कहें जो बिजली के द्वारा जो जिनका बिजली चल रहा है वो कहीं ना कहीं चौपट होता नजर आएगा। उसके लिए कहीं ना कहीं हर तरीके से प्रयास जारी किए जाए। मगर यहाँ पर बात करें केंद्र सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के पास पर्याप्त मात्रा के अंदर कोयला है और लगातार बिजली की संकट नहीं हो पाएगा। मगर यहाँ पर जिस तरीके से दिल्ली सरकार बार बार आरोप लगा रही है कि चाहे वो पत्र के माध्यम से हो या फिर कहें और किसी माध्यम से हो, तो बार बार कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर बिजली का संकट बिल्कुल उत्पन्न हो सकता है। और लगातार जिस तरीके से कटौती की जा रही है उससे भी कहीं ना कहीं यही स्थिति नजर आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें जनता की, तो जनता कहीं ना कहीं दोनों ही सरकारों के बीच में पिसती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं गुमराह भी होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। राजू हमारे साथ जुड़े हुए थे दिल्ली से संवाददाता। तो जिस तरीके से बिजली का संकट लगातार गहराता नजर आ रहा है और दिल्ली सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को पत्र लिखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि कोयले की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति दिल्ली सरकार को की जाए ताकि आने वाले भविष्य में संकट से ना जूझना पड़े, बिजली के संकट से ना जूझना पड़े। और रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब सरकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए बिना किसी जाति या धार्मिक भेदभाव के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पंचायती जमीनों की बोली बिना किसी भेदभाव के सुनिश्चित बनाई जाएगी और हर जाति वर्ग को नियमों और कानून के अनुसार बनाना अधिकार दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने विभाग के समूह अधिकारियों को भी हिदायत जारी की है और कहा है कि पंचायती जमीनों की खुली बोली के नियमों के अंतर्गत वीडियोग्राफी की निगरानी के अधीन पूरा किया जाना चाहिए। और कुलदीप धालीवाल ने आज मीडिया के एक वर्ग द्वारा छापी गई खबर का खंडन करते हुए कहा कि मीडिया कर्मियों को ऐसी आधारहीन तथ्यों से रहित खबरें छापने से बचना चाहिए, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों में सरकारी योजनाओं को लेकर कोई गलतफहमी पैदा न हो। और इसके साथ ही उन्होंने लोगों को भी विनती की है कि ऐसे गुमराह करने वाले प्रचार से बचें। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा सभी वर्गों के कल्याण और बेहतरी के लिए डटकर पहरा दिया जाएगा और कानून के अनुसार सबको बनते अधिकार भी दिए जाएंगे। तो सर्वांगीण विकास के लिए पंजाब सरकार प्रतिबद्ध है, कानून के अनुसार सबको अधिकार दिए जाएंगे, ये कहा गया है पंजाब सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री की तरफ से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार चंडीगढ़ से सीधे जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से पंजाब सरकार लगातार पंजाब के विकास को लेकर के लगातार दावे कर रही है, पंजाब को विकास के पथ पर अग्रसर करने की बात की जा रही है लगातार, अब जिस तरीके से पंचायत मंत्री ने भी इस बात का दावा किया है कि सबको समान अधिकार दिया जाएगा, बिना भेदभाव के सबका विकास किया जाएगा। जी योगेश, बिल्कुल। अगर हम बात करें तो ऐसे कई इंस्टेंस पहले देखने को मिले थे कि भेदभाव देखा जाता है। जब पंचायती जमीन की ऑक्शनिंग होती थी या फिर हम कहेंगे बोलियां लगती तो कहीं ना कहीं कुछ वर्गों को उस ऑक्शन से दूर रखा जाता था। उसको लेके कुछ खबरें भी सामने आई थी, जिसका खुद पंचायत मंत्री संधारण ने सीधे तौर पे खंडन कर दिया। उन चीजों ने एक चीज क्लियर कर दी है कि इस बार जब पंचायती जमीनों की ऑक्शनिंग होगी या बोली लगेगी तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होंगी और हर कोई भी किसी भी जाति का हो या धर्म का वो आके बोली लगा सकेगा। किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगे और इसके लिए बाकायदा वीडियोग्राफी भी की जाएगी। मान सरकार शुरू से ही बोलती आई है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सरकार रहेगी और हर किसी को बराबर हक मिलेंगे, किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। और ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, अभी पंजाब सरकार की तरफ से अगर खुद कहें कि पंचायत मंत्री लगातार अलग अलग एरियाज में जाके जहां पर पंचायती जमीनों पे कब्जा है उनको छुड़वा रहे हैं और उसके बाद अब वापस से इन पंचायती जमीनों की बोली लगेगी, जो एक अच्छा रेवेन्यू सोर्स है। पर इस बोली के अलावा एक और चीज होगी, आम जनता इनका इस्तेमाल कर सकती है खुद की। अगर हम कहेंगे जो लोकल एरिया जो वहाँ के लोग हैं वो इसका इस्तेमाल है कि जिसके जमीन है वो ये जमीन ले सकते हैं, उसको फिर यहाँ से अपना एक इनकम सोर्स बना सकते हैं। तो कोई ना कोई तरीके से हर कोई अपनी बढ़ोतरी होगी। पर कुछ खबरें चल रही थी कि फिर कि कुछ ही अगर हम कहें कुछ एक पर्टिकुलर जाति या एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को ही अलाउ किया जाएगा, रीजन टू रीजन ऐसी बातें चल रही थी। पर इस चीज का सीधे तौर पे खंडन कर दिया है पंचायत मंत्री ने। चीज क्लियर कर दी है कि सबके लिए सरकार निष्पक्ष है, कोई भी चाहे बोली का हिस्सा बन सकता है और हर किसी को इजाजत होगी, किसी तरह की भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अमित हमारे साथ जुड़े हुए थे चंडीगढ़ से संवाददाता। और रुक करेंगे अब अगली खबर का। तो वहीं विश्वविख्यात पीताम्बरा पेट पर बुधवार को बिल्कुल दिवाली जैसा नजारा दिखाई दिया। मां पीताम्बरा के प्राकट्य दिवस और दतिया के गौरव दिवस की पूर्व संध्या पर एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के तर्ज पर मां पीताम्बरा देवी की रथ यात्रा की शुरुआत 5 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई और मां पीताम्बरा के दरबार में मुख्यमंत्री भी पहुंचे। इसके बाद मां पीताम्बरा की रथ यात्रा शहर के अलग अलग रास्तों से होकर निकाली गई। मां पीताम्बरा की रथ यात्रा में सीएम शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित तमाम बड़े नेता और हस्तियां शामिल हुई। और खास बात यह है कि मां पीताम्बरा जिस रथ में विराजमान होकर नगर के लोगों को दर्शन दी वह चांदी, पीतल और लकड़ी का बनाया गया था। यह रथ राजस्थान में बनकर तैयार हुआ है और इस रथ पर माता का मुकुट और छायाचित्र विराजमान होकर शहर के भ्रमण पर निकला। बता दें कि मंदिर में श्रद्धालुओं ने प्रशासन के सहयोग से 1 लाख दीपक भी जलवाए।
और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ विजय तिवारी हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय, जिस तरीके से ये रथ यात्रा निकाली गई माँ पीताम्बरा देवी को लेकर के, और जिस तरीके से पूरे नगर में भ्रमण किया गया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे, राजस्थान के तमाम सारे नेता मौजूद रहे, और क्या कुछ खबर में जानकारी है? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश के बलिया में विश्व विख्यात पीताम्बरा स्टेज पर बुधवार को बिल्कुल दिवाली जैसा नजारा दिखाई दिया, जहाँ पर माँ पीताम्बरा के प्रकट दिवस और दतिया के रूप में मनाया गया और दतिया में एक नई परंपरा शुरू की गई। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा की तर्ज पर माँ पीताम्बरा देवी की रथ यात्रा की शुरुआत की गई है, जहाँ पर बुधवार को शाम 5 बजे से रथ यात्रा शुरू की गई और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पहले तो रथ यात्रा में शामिल होकर रथ को आगे बढ़ाया गया, वहीं रथ पूरे शहर में भ्रमण किया और माँ पीताम्बरा देवी से आशीर्वाद लेने के लिए तमाम दिग्गज नेता वहां पर मौजूद थे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बोला गया कि आज से रथ यात्रा शुरू हुआ है और यह रथ यात्रा अनावरत चालू रहेगा। लगातार वहां पर लाखों की संख्या में भीड़ थी और मध्य प्रदेश सहित राजस्थान के दिग्गज नेता मौजूद थे। मध्य प्रदेश से गृह मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा भी साथ में मौजूद थे। बता दें कि जो रथ बना हुआ था वह रथ राजस्थान से बनकर आया हुआ था और रथ में सोने का बिल्कुल विजय, यहाँ पर आपको रोकेंगे और आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ लगातार विजय तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। विजय, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि माँ पीताम्बरा माई के लिए जिस तरीके से जो रथ का निर्माण हुआ था वो राजस्थान में हुआ है, तमाम सारे नेता इसमें शामिल हुए हैं। अभी ये रथ यात्रा लगातार जारी रहेगी, ये जो उत्सव मनाया जा रहा है ये लगातार जारी रहेगा। कब तक ये उत्सव चलेगा और क्या कुछ इसको लेकर के तैयारी क्या की गई हैं? जी बिल्कुल, यह रथ यात्रा बुधवार से शुरू हुई है और यह अनावरत अभी जारी रहेगा। अभी कोई फिक्स नहीं किया गया है कि यह कब तक रथ यात्रा चलेगा। जहां तक बताया जा रहा है तो यह बताया जा रहा है कि यह रथ यात्रा अनावरत शुरू रहेगा और इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु आ रहे हैं और वहीं श्रद्धालुओं के लिए दतिया में पूरी तरह से होटल में, ढाबा में रुकने के लिए और खाने पीने के लिए सुविधा फ्री किया गया है कि जो भी रथ यात्रा में शामिल होने के लिए देश कोने कोने से श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार से कोई कष्ट न हो। वहीं यात्रा की सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए 1000 से अधिक जवानों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और 12 उप अधीक्षक भी तैनात किए गए हैं। बिल्कुल विजय, लेकिन यहाँ पर एक और सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिली है कि जिस तरीके से
जो श्रद्धा का भाव देखने को मिला। मुख्यमंत्री खुद मां पीताम्बरा के दरबार पर पहुंचे और वहां पर जिस तरीके से देखा गया कि पीला वस्त्र वो पहने रहे, और इसके साथ ही साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी पहुंचे और वो भी पीला वस्त्र पहनते हुए नजर आए। तो ऐसे में जिस तरीके से श्रद्धालुओं के साथ ही साथ मुख्यमंत्री की भी जो जिस तरीके से अपार श्रद्धा देखने को मिली है और प्रदेश के विकास को लेकर के तमाम सारी बातें कही गई हैं अपने उद्बोधन के दौरान, किस तरीके से इसको देखना चाहिए? बिल्कुल, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री दतिया में शामिल हुए मां पीताम्बरा देवी के रथ यात्रा में के साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, साथ ही राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद रही। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर आए दिन हिस्सा लेते रहते हैं और वह हमेशा धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होते रहते हैं। वहीं दतिया में जब वह श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे तो उसके द्वारा बोला गया कि आज तो अद्भुत दृश्य है, माई के रंग में पूरा दतिया लगा हुआ है, पीली धोती, पीला गमछा, पीली साड़ी, ऐसा लग रहा है कि माँ का पूरा लोग यहीं पर उतर आया है। और आज तो मुझे हर एक माँ और बेटी में माई के दर्शन हो रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के द्वारा बोला गया कि दतिया में मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज और 400 करोड़ रुपए की लागत का मोटर ड्राइविंग कॉलेज भी दतिया में खुल रहा है। इस पवित्र धरती पर कुछ दिनों में बड़े बड़े विमान उतरेंगे और लोग मां पीताम्बरा देवी के दर्शन करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के पीताम्बरा माई के प्रकोत्सव का यह कार्यक्रम, रथ यात्रा का कार्यक्रम आज से प्रारंभ हो रहा है और यह लगातार जारी रहेगा और ऐसा उत्सव मनेगा कि पूरी दुनिया देखने आएगी। हम सब मिलकर जो कर रहे हैं वह पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा स्वच्छता को लेकर भी लोगों से योगदान की अपील की गई है कि सभी लोग स्वच्छता में भी आगे आएं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। कोई आंगनबाड़ी ठीक करे तो कोई स्कूल ठीक करे, कोई स्कूल में पंखा दान कर दे। सरकार के साथ जब समाज भी जुट जाएगा तो दतिया और मध्य प्रदेश ऐसे आगे बढ़ेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा लोगों से सहयोग की भी अपील की गई है और यह बोला गया है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें जिससे कि दतिया भी स्वच्छता में नंबर 1 हो सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से गौरव दिवस की पूर्व संध्या पर यह रथ यात्रा निकाली गई है, बढ़ चढ़कर के श्रद्धालुओं ने इस रथ यात्रा में भाग लिया। मां पीताम्बरा का प्राकट्य दिवस भी मनाया गया। और रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। राजधानी लाइव में अब रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नवनियुक्त अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह का आज चौड़ा मैदान में स्वागत किया जाएगा और पार्टी ने इस कार्यक्रम को अभिनंदन समारोह का नाम दिया है। अभिनंदन समारोह में अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला, सह प्रभारी संजय दत्त, तजेंद्र पाल सिंह, बिट्टू व गुरकीरत सिंह इस समारोह में विशेष तौर पर शामिल होंगे। और इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, प्रचार समिति के अध्यक्ष विधायक सुखविंदर सिंह और इसके साथ ही प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त चारों कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन, राजेंद्र राणा, विनय कुमार और पवन काजल भी विशेष तौर पर इस सम्मान समारोह में उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस महामंत्री संगठन रजनीश कम्मिटा ने मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में तैयारियों का जायजा लेते हुए पार्टी के सभी पदाधिकारियों को इस समारोह को सफल बनाने का आह्वान किया है और यह समारोह वीरभद्र सिंह को याद करते हुए प्रतिभा सिंह के लिए पार्टी की एकता का एक संदेश भी होगा और वीरभद्र सिंह के दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प दिवस भी होगा।
और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हिमाचल प्रदेश की ब्यूरो प्रमुख टीना ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टीना, जिस तरीके से आज ये बताया जा रहा है कि चौड़ा मैदान में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है, कांग्रेस अब पूरी तरीके से सक्रियता बनाती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जो ये आज ये अभिनंदन समारोह का आगाज ये कांग्रेस हिमाचल के चौड़ा मैदान से करेगी, उससे ये साफ तौर पर है कि चुनावी जो शंखनाद है वो भी आज ये हिमाचल कांग्रेस शुरू करने जा रही है। आज से ही कांग्रेस का जो संकल्प दिवस है ये संकल्प भी लेंगे। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जितने जो पदाधिकारी हैं, वो एक संकल्प भी साथ में लेंगे कि वो सत्ता में आने के लिए एकजुट रहेंगे, गुटबाजी को कोई हवा नहीं दी जाएगी। अब जो ये अभी थोड़ी देर में जो चौड़ा मैदान में जो ये अभिनंदन समारोह होना है, इसमें जो है प्रतिभा सिंह के अलावा जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं या जो कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी है राजीव शुक्ला, वो भी यहाँ पे भाग लेंगे। बिल्कुल टीना, लेकिन जिस तरीके से तमाम सारे नेता आज एक साथ एक मंच पर मौजूद रहेंगे, राजीव शुक्ला का आपने जिक्र किया, राजीव शुक्ला का अगर जिक्र करें तो उत्तराखंड माफ कीजिएगा हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से प्रभारी के तौर पर उनकी नियुक्ति की गई है, क्या लगता है कि राजीव शुक्ला हिमाचल प्रदेश में उतना बेहतर काम कर पा रहे हैं जितना अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी का जिक्र करें? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर के बेहद सक्रिय नजर आ रही है, बूथ लेवल तक पहुंचने का काम कर रही है, लेकिन अगर राजीव शुक्ला का जिक्र करें तो ये अभी मुझे लगता है कि सारे बूथों तक पहुंच भी नहीं पाए होंगे हिमाचल प्रदेश में। जी बिल्कुल योगेश, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी है राजीव शुक्ला, वो अभी तक यहाँ पे बूथ लेवल या फिर किसी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करना तो बहुत दूर की बात है, कांग्रेस ऑफिस में भी ढंग से जो मीटिंग्स है वो सभी पदाधिकारियों के अभी तक नहीं ले पाए हैं। जो राजीव शुक्ला है वो एक मतलब ये माना जाता है कि एक पिकनिक की तरह, मतलब एक टूरिस्ट की तरह आते हैं और चले जाते हैं। जो कार्यकर्ताओं को जो एक मनोबल चाहिए, जो कार्यकर्ताओं के साथ एक सामंजस्य चाहिए, वो कहीं ना कहीं अभाव दिखता है। और इसमें अगर आप भाजपा की बात करें तो भाजपा काफी सक्रिय है, बूथ लेवल तक हर रोज अविनाश राय खन्ना जो उनके जो यहाँ पे प्रभारी हैं, वो बूथ लेवल तक जा रहे हैं। चारों संसदीय जो क्षेत्र है हिमाचल की, उनकी जो मीटिंग्स है वो पूरी कर चुके हैं। उसके अलावा अपना एक सर्वे भाजपा कंप्लीट कर चुकी है। तो भाजपा जो है वो मिशन रिपीट के लिए पूरी तरह तैयार है। और भाजपा का मानना है कि अभी से अगर वो सक्रिय रहेगी और अभी से जो लोगों के बीच जाके नाराजगी है या सत्ता के प्रति जो एक गुस्सा लोगों में नाराजगी रहती है, उसको दूर करने के लिए भाजपा अभी से प्रयास कर रही है। और इसी में अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस फिलहाल अभी तक नदारद थी, और आज जो ये अभिनंदन समारोह, इसके बाद जो कांग्रेस कह रही है कि हम हुंकार भरेंगे और हिमाचल में सक्रिय रहेंगे और सत्ता में वापस आने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बिल्कुल, आप चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। टीना ठाकुर हमारे साथ जुड़ी हुई थी, हिमाचल प्रदेश की ब्यूरो प्रमुख हैं। और रुख करेंगे अब उत्तराखंड का। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि कांग्रेस चंपावत उपचुनाव को लेकर जल्द बड़ा फैसला लेगी और उन्होंने कहा है कि 1-2 दिनों के भीतर कांग्रेस अपने प्रत्याशी का ऐलान भी कर देगी और कांग्रेस उपचुनाव को मजबूती से लड़ेगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा उपचुनाव से घबराई हुई है। इसके साथ ही कहा कि भाजपा सरकार मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गर्भ से बनी है। उन्होंने चारधाम यात्रा को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि पिछले साल यात्रा को अनुभव बेहद खराब रहा है और चारधाम मार्ग पर पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, शौचालय की समस्या भी थी। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि सरकार इस बार बेहतर व्यवस्था करेगी। चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की संख्या सीमित करने को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से गलत संदेश जा रहा है। जब यात्रा अपने पूरे सबाब में होगी, पूरे जोर में होगी, तब पता चलेगा कि जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हैं या नहीं है। पिछले साल बड़ा बुरा एक्सपीरियंस रहा था, बड़ा नाम पर चोट लगी थी, क्योंकि पिछली बार लोगों को पानी नहीं मिला, टॉयलेट अच्छे नहीं मिले और खाने का सामान नहीं मिला। रास्ते में जो खुले थे ढाबे, नहीं कहूँगा मैं, जो छोटे ऐसे दुकानें आदि खुलनी थी, वो दुकानें आदि खुली है नहीं, उसको नहीं देखा गया। और चारों धामों में पिछली बार रहने की व्यवस्था बहुत गड़बड़ाई, लोग एक अच्छा भाव लेकर के नहीं गए, लोगों ने प्रेस में भी कमेंट किया। तो इस साल मैं समझता हूँ सरकार ने उस सब बातों से कुछ सबक लिया होगा और अच्छा सुधार। तो उत्तराखंड उपचुनाव को लेकर के लगातार सक्रियता अब कांग्रेस भी अपनी बनाती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरीके से ये दावा किया जा रहा है कि
इस उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी शानदार तरीके से फतह करेगी, तो वहीं कांग्रेस भी इस पर कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी तो ये दावा कर ही रही है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही ये सीट जाएगी, लेकिन कांग्रेस भी अब सक्रियता लगातार बनाती नजर आ रही है। अगर जिक्र करें दोनों पार्टियों का, तो किस तरीके की रणनीति तय की जा रही है और क्या समीकरण कह रहा है? आयोग देखिए, चंपावत उपचुनाव की बात की जाए तो 31 मई को यहाँ मतदान होना है। उसको लेकर के भाजपा की तरफ से लगातार तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री के द्वारा एक रोड शो वहाँ निकाला जा चुका है और जो वहाँ पर जो विधायक थे यहाँ पर, उनकी तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जन जन तक पहुंचा जाए और जनता के बीच में जाए और भाजपा का कहीं ना कहीं प्रचार किया जाए। खुद मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्षेत्र में किस तरह के विकास हो सकते हैं, क्षेत्र में क्या काम होने हैं, ये सब बातें जो है जनता तक पहुंचाई जा रही हैं। वहीं बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस हालांकि उत्तराखंड के अंदर यहाँ पर पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहा है। हरीश रावत जहाँ तमाम मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं चंपावत चुनाव की बात अगर जब उनसे की गई तो उनका साफ तौर से कहना था कि हालांकि अभी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन 2-3 दिन के अंदर प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर ली जाएगी। और साफ तौर से बात की जाए चंपावत चुनाव में जिस तरीके से यहाँ पर लड़ने की बात आ रही है, भाजपा कांग्रेस दोनों ही मजबूती से लड़ने की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से बाहर आया है कि वो भी चुनाव लड़ेंगे, तो त्रिकोणीय मुकाबला कहीं ना कहीं हो सकता है। लेकिन जिस तरह की बात कहा जाए कि उपचुनाव में मुख्यमंत्री खुद यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो संभावनाएं बेहद और पार्टियों के लिए कम है, क्योंकि क्षेत्र की जनता जानती कि अगर यहाँ से मुख्यमंत्री जीतेंगे तो एक विकास की गंगा कहीं ना कहीं क्षेत्र में बहेगी। उसको लेकर के जनता के बीच में लगातार यहाँ भाजपा वो सारी बातें करते हुए नजर आ रही है और यहाँ पर पूरी तरीके से चुनाव में तत्पर नजर आ रही है। बिल्कुल अमित, आपने कहा कि कांग्रेस जो है बेहद सक्रियता नजर बनाए हुई है, सक्रियता का, और इसके साथ ही साथ विपक्ष की भूमिका भी निभाती नजर आ रही है। हरीश रावत खुद चारधाम यात्रा पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। कल जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी तमाम सारे सवाल उठाए थे, उन्होंने कहा था कि अब तक यात्रा में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, ऐसे में ये बड़े सवाल उठते हैं। तो क्या लगता है कि सरकार की तरफ से पूरी तरह ये दावा किया जा रहा है कि चारधाम यात्रा को लेकर के कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी, सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं, ऐसे में कांग्रेस लगातार अब चारधाम यात्रा को लेकर के भी लगातार सरकार को घेरती नजर आ रही है? देखिए योगेश, बात की जाए जिस तरह की चारधाम यात्रा को लेके हरीश रावत यहाँ पर मुखर हुए हैं, एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका लगातार निभाई जा रही है उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस के द्वारा। और ये योगेश जरूरी भी है, क्योंकि देखिए अगर विपक्ष यहाँ पर आवाज नहीं उठाएगा, विपक्ष सक्रिय नहीं होगा, तो सरकार कहीं ना कहीं बेलगाम हो जाएगी। और सरकार को अगर दिख रहा है कि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, तो एक जो कार्य की गति है वो ठीक हो सकती है, क्योंकि सवाल अगर खड़े किए जाएंगे तो जनता के सामने जवाब देना किसी भी सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा, भले ही वो भाजपा की हो या अन्य राज्यों में कांग्रेस की हो या आम आदमी पार्टी की हो या क्षेत्रीय दलों की हो। तो विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। हालांकि 19 विधायक हैं कांग्रेस के पास, संख्या बल बेहद ही कम है, लेकिन जिस तरीके से हरीश रावत की बात की जाए, बेहद ही अनुभवी चेहरे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कई अहम पदों में रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और चारधाम यात्रा उन्होंने मुख्यमंत्री की बागडोर उत्तराखंड में तब संभाली थी जब 2013 की भीषण आपदा में पूरा उत्तराखंड तहस नहस था। उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं उस चारधाम यात्रा में जो भीषण यहाँ पर दिक्कतें हुई थी उसमें कहीं ना कहीं कार्य किया था। हरीश रावत जानते हैं कि चारधाम यात्रा में किस तरह के कार्य होने हैं, और अगर कोई कमी दिखती है तो वो जरूर उसको बोलेंगे, क्योंकि बेबाकी से अपनी बातें रखते हैं। और यही उन्होंने इस बार किया है। पिछले बार का यहाँ पर जिक्र किया गया है कि पिछली बार की चारधाम यात्रा बेहद ही खराब थी, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं थी, व्यवस्था यहाँ पर सही नहीं थी। सरकार इस बार देखेगी, क्योंकि चारधाम यात्रा जब होती है तो पूरे देश में इसका मैसेज जाता है और उत्तराखंड की छवि चारधाम यात्रा से खराब ना हो, इसलिए सरकार को व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी पड़ेंगी। और इसीलिए उन्होंने साफ तौर से कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि इस बार चारधाम यात्रा में कोई कमी ना हो। हालांकि सरकार अपनी तरफ से पूरा कार्य कर रही है, क्योंकि कोविड के 2 साल गुजरे हैं, सरकार को कोविड के नियमों को भी ध्यान में रखना है, श्रद्धालुओं की संख्या भी सीमित रखनी है। तो ये सारी चीजों को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है और जो लगातार गति दी जा रही है कामों को, चारधाम यात्रा में विकास कार्यों को, वो सारे कार्य देखने हैं, अड़चने देखनी है।
तो सरकार अपनी तरफ से हालांकि पूरा कार्य कर रही है, और अगर कोई कमी रहती है तो उसके लिए विपक्ष यहाँ पर भूमिका निभा रहा है, और उसको लेकर के एक सामंजस्य बैठ सकता है और चारधाम यात्रा आगे अच्छी हो, इसकी उम्मीद लगाई जा सकती है। बिल्कुल, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सक्रियता बनाए हुए हैं और साफ तौर पर, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और जानना चाहेंगे अमिताभ से कि जिस तरीके से चंपावत में उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस को लेकर के किन नामों पर मंथन चल रहा है, यहाँ पर किस चेहरे को उतारा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस बात का दावा कर रही है कि कड़ा टक्कर देगी भारतीय जनता पार्टी को, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, तो कौन सा चेहरा हो सकता है ये चंपावत से? देखिए योगेश, सबसे बड़ी बात अगर एक शब्द में कहा जाए, चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस हिमेश खरपाल के नाम पे यहाँ पर दाव लगा सकती है, क्योंकि वो चंपावत में पहले भी चुनाव लड़ते आए हैं, विधायक भी रह चुके हैं 2 बार में। हालांकि कैलाश गदौड़ी से 2 बार हार चुके हैं, लेकिन एक जनता में सक्रियता उनकी है। हालांकि इसके अलावा और कई नाम है, लेकिन सबसे बड़ी बात योगेश यही है कि उपचुनाव है, मुख्यमंत्री सामने चुनाव लड़ रहे हैं, और उस मुख्यमंत्री के सामने ऐसा कोई चेहरा चाहिए जो जाना पहचाना हो, जो अनुभव रखता हो, जनता के बीच में पकड़ रखता हो। हिमेश खरपाल के नाम की हालांकि यहाँ पर चर्चा जोरों पर है, लेकिन अभी जो फैसला है वो पार्टी हाईकमान को लेना है, बड़े नेताओं को लेना है। तो कयास हालांकि लगाया जा रहा है कि हिमेश खरपाल के नाम पर यहाँ सहमति बन सकती है, और हिमेश खरपाल मान भी गए हैं चुनाव लड़ने के लिए। आगे किस नाम की और चर्चा हो सकती है, क्योंकि कई नाम ऐसे और हैं जिन पे लगातार पैनल में भेजे जा रहे हैं, और 2-3 दिन के अंदर युगल नाम का यहाँ पर फैसला हो जाएगा। लेकिन अगर कहा जाए नंबर 1 पे और जो संभावित नाम है वो हिमेश खरपाल का हो सकता है, और आने वाले दिनों में ये नाम की घोषणा की जा सकती है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए थे देहरादून से संवाददाता, जिन्होंने तमाम सारी जानकारी दी। और फिलहाल रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है राजधानी लाइव में। अब रुख करेंगे मुंबई का। मुंबई में लाउड स्पीकर मामला लगातार तूल पकड़े हुए है और इसी बीच मुंबई पुलिस कार्यालय में भी सभी धर्मगुरुओं के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बता दें कि मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे और लॉ एंड ऑर्डर ज्वाइंट सीपी विश्वास नागरे पाटिल के साथ ये बैठक हुई है। तो वहीं मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई धर्म के इस बैठक में इन धर्म के गुरु शामिल हुए और मुंबई पुलिस आयुक्त ने सभी को चेतावनी दी है और कहा है कि अभी हम किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर लाउड स्पीकर की तेज़ आवाज़ को लेकर किसी ने हमसे कोई शिकायत की तो हम उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करेंगे। तो ये बैठक का आयोजन किया गया मुंबई पुलिस की तरफ से। आपको बता दें, सामाजिक सौहार्दता को बनाए रखने के लिए और इस बैठक में सभी धर्म के धर्मगुरु शामिल हुए और उनसे अपील की गई कि शांति व्यवस्था लगातार बनाए रहें। पुलिस आयुक्त ने धर्मगुरुओं के साथ ये बैठक की है और इसमें कहा गया है कि अभी फ़िलहाल वो किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन तेज़ ध्वनि को लेकर यदि उनके पास कोई शिकायत आती है तो उनको कार्रवाई करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने धर्मगुरुओं से अपील की है कि नियमों के तहत उन नियमों का पालन करें और
और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे लाइव हैं। सत्य प्रकाश, मुंबई पुलिस की तरफ से जिस तरीके से यह बैठक की गई, सभी धर्म के धर्मगुरु इस बैठक में शामिल हुए, किस तरीके के दिशा निर्देश दिए गए और किस तरीके की इस बैठक में चर्चा हुई? देखिए योगेश जी, जिस तरह से मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कल दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा था कि लाउड स्पीकर की लड़ाई अभी रुकी नहीं है, सिर्फ 4 मई का अल्टीमेटम इसे न माने, यह हमारी लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई तब तक रहेगी जब तक लाउड स्पीकर बजता रहेगा। उसको लेकर मुंबई पुलिस की जिम्मेदारियां एक बार फिर से बढ़ गई है, क्योंकि मुंबई पुलिस नहीं चाहती कि कोई भी राजनेता धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाए। लिहाजा कल मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे और ज्वाइंट सीपी विश्वास नागरे पाटिल के नेतृत्व में सभी धर्म गुरुओं को बुलाकर सीपी कार्यालय में एक निवेदन किया गया और एक आदेश भी दिया गया। इस बीच यह बताया गया कि अगर कोई भी 55 डेसिमल से ज्यादा लाउड स्पीकर ऊंची आवाज में बजाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। संजय पांडे ने यह भी कहा है कि अब तक हमने कार्रवाई की शुरुआत नहीं की है, लेकिन अगर कोई शिकायत देता है तो उस पर हमारा एक्शन तुरंत हो जाएगा। इस बीच सभी धर्मगुरुओं ने ये बात मानी है और कहा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके बाद मुंबई पुलिस का आदेश के बाद जो है जिस तरह की गाइडलाइन जारी की जाएगी हम उसका पालन करेंगे। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, लेकिन जिस तरीके से मनसे नेताओं की तरफ से लगातार इस बात का कहा जा रहा है कि जब तक लाउड स्पीकर मस्जिदों से नहीं उतरेंगे तब तक वो लगातार इस तरीके की आवाज़ उठाते रहेंगे। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि वो राज्य में शांति व्यवस्था चाह रहे हैं, तो दो चीज़ें एक साथ कह रहे हैं, शांति व्यवस्था भी चाह रहे हैं और लगातार लाउड स्पीकर को लेकर के जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश हैं वो प्रशासनिक अमला का काम है उसका निर्वहन करवाना। तो मनसे नेताओं की तरफ से दो बयानबाजी एक साथ आ रही हैं। देखिए बिल्कुल, राजनेता है वो अपनी बातों को बदल सकते हैं, उनका हक भी है और वो करते भी हैं। लेकिन जिस तरह से मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा है कि सुबह के वक्त जो आजान होती है लाउड स्पीकर नहीं होनी चाहिए, लेकिन तमाम जो हिंदू धर्मगुरु हैं उनका कहना है कि सुबह के वक्त तमाम बड़े मंदिरों में काकड़ आरती की जाती है, चाहे सिद्धिविनायक मंदिर हो चाहे मुंबा देवी मंदिर हो। अब इस मौके पर मुंबा देवी मंदिर की तरफ से भी हेमंत यादव ने भी वहां मुलाकात लिया और इस दौरान ये बताया कि जिस तरह से सरकार की गाइडलाइन है सभी मंदिरों को उसका पालन करना चाहिए। इतना ही नहीं, एनसीपी के नेता ईबी मुल्ला ने भी एक सभा का आयोजन किया था। इस आयोजन में उन्होंने भी कहा कि जिस तरह से डेसिमल कम करके आवाज नमाज पढ़ने की बात कही गई है, अजान करने की बात कही गई है, हम बिल्कुल इस पर सहमत है और आने वाले समय में विवाद न हो इसके लिए गाइडलाइन के अनुसार ही हम जो है लाउड स्पीकर चलाएंगे। तो तमाम चीजें हैं जो धर्म के लोग कहीं न कहीं इसको मानने के लिए तैयार है, इसको समझने के लिए तैयार है, लेकिन राजनेता है कि अपनी बातों पर अडिग है और उनका मकसद एक ही है कि ज्यादा से ज्यादा वो सुर्खियों में बने रहे जिससे आने वाले समय में चुनावी फायदा ले सके। बिल्कुल आपने ठीक बात कही है। सियासी दल के नेताओं की तरफ से लगातार ये जो सियासत की जा रही है उसको लेकर के कहीं ना कहीं धर्म का सहारा लेकर के सियासत की जा रही है। ऐसे में इन धर्मगुरुओं की तरफ से जिस तरीके से ये कहा गया है कि जो भी प्रशासनिक अमले की तरफ से जो निर्देश दिए जाएंगे उनका पालन किया जाएगा, साफ तौर पर बेहद सराहनीय नजर आ रहा है। सत्य प्रकाश, बिल्कुल, देखिए लगातार ये कहा जा रहा है कि जब अगर लाउड स्पीकर की आवाज कम करने से विवाद कम हो जाएगा तो वो लाउड स्पीकर की आवाज कम करने के लिए तैयार है और ये पहले भी कह रहे थे कि हम लाउड स्पीकर उतारने के लिए भी तैयार है। लेकिन अगर कानून बनता है तो सबके लिए कानून होना चाहिए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और सभी का जो है लाउड स्पीकर उतारना चाहिए। रही बात आवाज कम करने के लिए, सभी धर्म में मानते हैं कि अगर आवाज से लोगों को दिक्कत हो रही है तो आवाज कम किया जा सकता है, उसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन राजनेता जो है इसको जो है कहीं कहीं आए दिन बढ़ावा देते हैं। हालांकि जब एक कह दिया गया कि आवाज ज्यादा नहीं रहेगी और अजान जो है लाउड स्पीकर के बिना भी की जा सकती है और ये मानते भी ये लोग करते भी हैं। जिस तरह से कल 4 तारीख का अल्टीमेटम था उसमें भी कई जगह देखा गया 135 जगहों में से सिर्फ 29 जगह जो है ऐसा बताया गया है कि लाउड स्पीकर बजाया गया जबकि नहीं बजाया गया। तो इस तरह की अगर जानकारी लोगों में आ रही है तो ये तय होता है कि कहीं न कहीं लोगों में जागरूकता है। खासकर मुंबई की एक परंपरा रही है कि कोई भी स्थिति हो जाए मुंबई का जो है हर परिस्थिति में अपने आप को ढालने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि ये आर्थिक राजधानी है। लोग अलग अलग राज्यों से देशों से आते हैं यहाँ धनोपार्जन के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए। ऐसे में वो नहीं चाहते किसी राजनेता का पछड़े में पड़े और अपना जो है
काम का नुकसान करे, अपने व्यवसाय का नुकसान करे। बिल्कुल तो ठीक कहीं बात। ना कहीं मुंबई का जो है जागरूक है, सावधान है और समझते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़े हुए थे, मुंबई संवाददाता, जिन्होंने तमाम सारी जानकारी दी। और अब रुक करेंगे जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर प्रदेश भाजपा के प्रदेश रविंद्र रैना ने आज एक ज्वाइनिंग कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि देश के गृह मंत्री ने संसद में कहा था कि पीओजे भारत का अभिन्न अंग है और हम उसको लेकर रहेंगे। तो वहीं जिस प्रकार से सरकार ने पाकिस्तान में जाकर पढ़ाई करने वालों की डिग्रियों को रद्द किया है और उस पर उनका कहना है कि वहां पर सिर्फ आतंकवाद की पढ़ाई होती है और सारी डिग्रियां फर्जी हैं। उन्होंने इस संदर्भ में कहा कि क्योंकि 2015 से लेकर पाकिस्तान में पढ़ाई करने गए 17 युवक जो कि कश्मीर घाटी से ताल्लुक़ रखते थे, उनकी आतंकवाद के खिलाफ किए गए ऑपरेशन में मौत हो चुकी है। और यही वजह है कि रविंद्र रैना ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकवाद की पढ़ाई होती है। दशक और उससे पहले कश्मीर के अंदर जो आतंकवादियों और अलगाववादियों का तांडव, उसको उजागर किया। यकीनन अगर वो दिल्ली फाइल्स बनाते हैं तो वहां की हकीकत को भी उनको सामने अगर वो लाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। इसकी मुझे जानकारी नहीं है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं जो हमारे एसपीओ हैं उनसे बात करूंगा। ऐसा कभी कभी 2 या 3 महीने की इकट्ठी सैलरी भी मिलती है, मुझे लगता है कि। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ये बयान दे रहे हैं कि दरअसल यहाँ पर जिक्र करें, जो डिग्रियों रद्द करने का जिक्र किया गया है, पाकिस्तान में पढ़ाई जो है वो आतंकवाद की होती है, ये बड़े बयान दिए गए हैं। दूसरी तरफ जो ये फाइल्स, कश्मीर फाइल्स बनी है, उसको लेकर के वो निशाना साधते हुए नजर आए हैं। दिल्ली फाइल्स का उन्होंने जिक्र किया है। बिल्कुल, देखिए योगेश, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 17 युवा जो हैं वो पाकिस्तान गए थे पढ़ाई के मामले में, और 2015 से लेकर अब तक 17 युवक जो हैं वो आतंकवाद की राह पर गए हैं और यहाँ से वैध वीजा के अनुसार ही वो पाकिस्तान गए थे पढ़ाई करने। लेकिन वापसी हुई है तो एलओसी के जरिए भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुए हैं आतंकियों के साथ, और जब एनकाउंटर हुआ है तो वो मारे भी गए हैं। 17 युवक ऐसे हैं। तो ऐसे में जब उनसे पूछा गया रविंद्र रैना से, तो उनका कहना था कि जो पाकिस्तान में आतंकवाद पढ़ाई होती है और खास करके जिन ऑपरेशन में मौत हो चुकी है, और वहां पर कहा जाए तो यहाँ से जो युवा वहां पर पढ़ाई करने जाते हैं वहां पर सब आतंकवाद की क्लास ही लेते हैं। तो साथ ही में उन्होंने कश्मीर फाइल के जरिए दिल्ली पर भी बोला, जो जहांगीरपुरी में जो फसाद हुआ था उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि दिल्ली के अंदर भी फाइल फिल्म बननी चाहिए, जो दिल्ली फाइल हो, उसका नाम दिल्ली फाइल हो, और उसमें जो सच है, जो तथ्य हैं वो सामने उजागर होंगे और तभी पता चल पाएगा कि इस दिल्ली के जो मौजूदा हालात हैं वो किस प्रकार के हैं। जो भी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अगर जम्मू कश्मीर का जिक्र करें रविंद्र, लगातार जिस तरीके से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के दावा कर रही है कि जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आतंकवाद को खात्मा करते हुए नजर आई है। ऐसे में लगातार अब ये तोल जो फाइल्स वाला पकड़ता नजर आ रहा, क्या नहीं लगता है कि वास्तव में आने वाले समय में अगर ऐसे फाइल्स का लेकर के जिक्र चलता रहा तो और भी स्थितियां कुछ गड़बड़ हो सकती हैं एक बार फिर से? जी देखिए, कहीं ना कहीं कश्मीर फाइल को लेकर जब कश्मीर फाइल फिल्म आई थी उसके बाद से लगातार सियासत जो है वो गर्माती रही है। भाजपा के ऊपर लगातार विपक्ष हमले करता रहा है कि जो भाजपा है वो कश्मीर फाइल के जरिए लोगों में अपनी सहानुभूति जो है वो प्राप्त करना चाहता है। लेकिन अगर सच देखा जाए तो 90 के दशक में कश्मीर घाटी के अंदर हालात जो हैं वो इससे भी बदतर थे, और जो कश्मीर फाइल के अंदर जो चीजें दिखाई गई हैं, जो तथ्य दिखाए गए हैं, वो सच में ही योगेश ऐसे ही हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो भाजपा पर सफर होता नजर आया, उस पर हमले करता नजर आया। अब भाजपा ने भी एक ट्रेंड पकड़ लिया है कि अगर कहीं
भी कोई फसाद होता है तो उस पर वहाँ फिल्म बनाई जाए, क्योंकि दिल्ली के अंदर पहले भी कई बार दंगे हो चुके हैं, जो हिंदू मुस्लिम फसाद है वो हुए हैं। तो ऐसे में जो जो कहा जाए पिछले दिनों दिल्ली के अंदर हमले हुए हैं, तो उसको लेकर फिल्म बननी चाहिए और जो तथ्य हैं वो उजागर होने चाहिए। तो भाजपा कहीं ना कहीं जो विपक्ष है की राह पर चलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए थे जम्मू कश्मीर से संवाददाता। और राजधानी लाइव में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।